बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान आईआईटी जी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड आफ्टरनून। कल मैं थीन एंड थिक मायोफिलामेंट बतलाया था और उसमें सार्कोमेयर्स में किस तरह से एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट होता है वो बतलाए थे। फिर से उसको यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल ये समझाए थे कि ये ए बैंड है, यानी डार्क बैंड है, इसमें मायोसिन है। ये मायोसिन और साथ साथ ए बैंड में एक्टिन प्रोटीन भी एक्सटेंड करता है। ये एक्टिन्स हैं। ये बतलाए थे कि मायोसिन भी जेड लाइन से एक प्रोटीन के द्वारा कनेक्ट होता है जिसको टाइटिन प्रोटीन कहते हैं। एक्टिन भी जेड लाइन से एक्टिनिन प्रोटीन या अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन के द्वारा बाइंड रहते हैं। और यह जेड लाइन भी सार्कोलेमा से कोस्टा मेयर प्रोटीन से अटैच रहता है। अटैच्ड टू सार्कोलेमा बाय कोस्टा मेयर प्रोटीन। ओके, और अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं
mechanism of the muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. इस मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझाने में जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वह है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ये थ्योरी हक्सले एंड हैंसन्स के द्वारा प्रपोज किया गया था. गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन. ओके. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन. अब इसको समझाने से पहले हम लोग को ये समझना है कि नर्व इम्पल्स कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं और वहां से फिर मैसेज लेके कैसे मसल कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती हैं. आप जानते हो कि किसी भी रिसेप्टर ऑर्गन्स, जैसे ये स्किन जो है टच रिसेप्टर्स है, यहाँ हम प्रिकल किए या कोई चीज़ सटा तो इस स्टिमुली को लेकर के जो न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा उसको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स. ओके. तो अगर हम आपको फ्लो चार्ट में समझावें, कोई स्टिमुलस है या स्टिमुली है और कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यू नो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को जो कैरी करता है उसको क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन, जो रिस्पेक्टेड मसल्स या ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसको क्या कहते हैं? इफेक्टर. यह मोटर न्यूरॉन्स आया. अब इसी को यहाँ समझो. सपोज करो ये एक्सॉन्स हैं. एक्सॉन्स के टर्मिनल्स को एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, जो बटन के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसको प्री साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं. तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल और यह जो टर्मिनल बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको साइनेप्टिक बटन या साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं. ये क्या हुआ? साइनेप्टिक नोब. ओके. यही है मोटर न्यूरॉन्स का समझा रहे हैं.
अब यह साइनेप्टिक नोब्स से इम्पल्स कहाँ आएंगे? मसल्स फाइबर में। तो ये मसल फाइबर मान लो बनाए, तो मसल फाइबर बाउंडेड किससे रहता है? सार्कोलेमा से। तो साइनोप्टिक नोब के सामने जो सार्कोलेमा है उसको हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं। मोटर एंड प्लेट। यानी सार्कोलेमा का जो रीजन साइनेप्टिक नोब के सामने है उसको क्या कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। और इसी मोटर एंड प्लेट और साइनेप्टिक नोब का रीजन्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, इसी रीजन्स को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जंक्शन पर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहता है, दोनों के बीच एक स्पेस होते हैं। इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में साइनेप्टिक नोब और मोटर एंड प्लेट के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ जो फ्लूइड्स होंगे उसको क्या कहेंगे? साइनेप्टिक फ्लूइड्स। ओके। और यह साइनेप्टिक फ्लूइड जो होते हैं रिच इन कैल्शियम आयन। रिच इन कैल्शियम आयन। ओके। इस साइनेप्टिक नोब्स में बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। दिस इज द साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल्स। यह साइनेप्टिक वेसिकल समझो लोडेड विथ या filled with neurotransmitter which is the acetylcholine। तो साइनेप्टिक वेसिकल क्या हुआ? filled with neurotransmitter acetylcholine। ओके। तो फिर से समझो, जब कोई स्टिमुली रिसेप्टर ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया तो उस स्टिमुली को कैरी कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन। यही सेंसरी न्यूरॉन क्या हुआ? इस इम्पल्स को कहाँ पहुंचाया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इस इम्पल्स को कैरी कौन किया? मोटर न्यूरॉन, जो इम्पल्स को रिस्पेक्टिव मसल्स तक पहुंचाएगा। इसी को यहाँ समझाए। अब देखो, जैसे ही इम्पल्स
साइनेप्टिक नोब्स के पास आता है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, यह कैल्शियम आयन चैनल क्या होगा, ओपन कर जाएगा। ओके, जिसके कारण साइनेप्टिक फ्लूइड्स में जो कैल्शियम आयंस हैं वह कैल्शियम आयन चैनल्स के द्वारा साइनेप्टिक नोब में इन कर जाएगा। तो मोटर न्यूरॉन्स हुआ, कैल्शियम आयन channels of synaptic node opens and calcium ion enters into the synaptic node from synaptic fluid। ओके, अब जब कैल्शियम आयंस साइनेप्टिक नोब्स में इन करता है तो यह साइनेप्टिक वेसाकिल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे साइनेप्टिक वेसाकिल्स साइनेप्टिक नोब्स के प्लाज्मा, साइनेप्टिक नोब्स के मेम्ब्रेन्स, जिसको क्या कह सकते हो, एक्सोलेमा, उससे कंबाइन करके एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अपना एसिटाइल कोलिन को क्या किया, रिलीज कर दिया। ओके, तो ये लिख रहे हैं साइनेप्टिक फ्लूइड्स। तो कैल्शियम आयन combines with synaptic vesicles। रिजल्ट क्या हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल by the exocytosis process releases the acetylcholine into synaptic cleft। तो synaptic vesicles releases acetylcholine into साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो, यह एसिटाइल कोलिन मोटर एंड प्लेट पर जो सोडियम आयन चैनल्स हैं उसके प्रोटीन रिसेप्टर से ये क्या होगा, कंबाइन कर लेगा। ओके, इसी को फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं।
Synaptic vesicle releases acetylcholine into synaptic cleft, और acetylcholine किससे कंबाइन किया? acetylcholine associates with protein receptor of sodium ion channels, जिसके कारण एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है कैल्शियम आयन के साइनेप्टिक नोब्स में इन करने के कारण, और एसिटाइलकोलिन जो है सोडियम आयन चैनल के प्रोटीन रिसेप्टर से कंबाइन कर लेता है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर जो सोडियम आयन चैनल्स हैं, इससे सोडियम का क्या होगा? ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन का इनफ्लक्स होने लगेगा। सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जिसके कारण क्या होगा? सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो जाएगा, यानी मोटर एंड प्लेट जो है वह डीपोलराइज्ड हो जाएगा। पहले ये किस कंडीशन में रहता है? पोलराइज कंडीशन में। सोडियम आयन इन करेगा, ये किस में आ जाएगा? डीपोलराइज कंडीशन, जो हम आपको हार्ट में भी ऐसे नोट में समझाए थे। अब फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे कैसे पोलराइज होता है, डीपोलराइज। आगे फिर नर्वस सिस्टम में आपको ये पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे। तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा तो मोटर एंड प्लेट या सार्कोलेमा जो है वो डीपोलराइज हो जाएंगे। डीपोलराइज मीन्स एक्शन पोटेंशियल, यानी अब जो नर्व इम्पल्स है वह मसल फाइबर के अंदर इंटर करेगा। कारण लिख दें, रिजल्ट क्या हुआ? मोटर एंड प्लेट मोटर एंड प्लेट डीपोलराइज्ड। अब मोटर एंड प्लेट डीपोलराइज हो गया। अब इम्पल्स को क्या है? सार्कोलेमा के अंदर जाना है। और तुमको कभी पढ़ाए थे वॉलेंट्री मसल्स में ही, मसल फाइबर में, कि जो वॉलेंट्री मसल फाइबर्स हैं उसकी सार्कोलेमा इनवेजिनेट करके टी टिब्यूल्स बनाती हैं। तो ये हम किसको शो कर रहे हैं? टी टिब्यूल्स को। तो अब इम्पल्स को किधर पास करना है? टी टिब्यूल्स में। और इसी टी टिब्यूल्स के दोनों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सपेंड करके दो टर्मिनल सिस्टर्नी बनाती हैं। ये भी पढ़ाए थे, टी टिब्यूल भी टू टर्मिनल सिस्टर्नी। टर्मिनल सिस्टर्नी, सिस्टर्ना दोनों को लिख दिए प्लुरल, तो क्या हुआ? टर्मिनल सिस्टर्नी। तो अब इम्पल्स को टी टिब्यूल में आना है। तो ये देखो, सार्कोलेमा में एक प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। और यह डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो इम्पल्स है उसको टी टिब्यूल से होकर ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो नेक्स्ट, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन
dystrophin protein of sarcolemma helpful in transmotor signaling, helpful in ट्रांसमोटर सिग्नलिंग। इस तरह से इम्पल्स क्या हुआ, मोटर एंड प्लेट से टी ट्यूब्यूल्स में आती हैं और टी ट्यूब्यूल से आकर के अंत में किसको स्टिमुलेट कर देती हैं, टर्मिनल सिस्टर्नी को। सो the impulse passes through T tubules and ultimately activate terminal cisternae, टर्मिनल सिस्टर्न। अब यह टर्मिनल सिस्टर्नी को एक्टिवेट करेगा और टर्मिनल सिस्टर्नी इज फुल ऑफ कैल्शियम आयन, यानी रिच इन कैल्शियम आयन। तो अब इसके कारण क्या होगा, जो टर्मिनल सिस्टर्नी एक्टिवेट होगा उससे कैल्शियम आयन जो है रिलीज्ड हो जाएंगे, कैल्शियम आयन रिलीज्ड। ओके, अंत में रिजल्ट क्या हुआ, टर्मिनल सिस्टर्नी liberates calcium ion किस प्रोसेस के द्वारा, एक्टिव की पैसिव। तो किस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसमिट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। टर्मिनल सिस्टर्नी लिबरेट कैल्शियम आयन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब तुम रिकॉल करो कि पढ़ाए थे कि थीन मायोफिलामेंट में एक प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन, ये यूनिट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड जो 3 कंपोनेंट के बने होते हैं, ट्रोपोनिन टी यानी ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन सी फॉर कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन आई फॉर इनहिबिटिंग। तो पढ़ाए थे हम कि जैसे ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन से कंबाइन करता है, यही क्या है, इनिशिएट द मसल कंट्रैक्शन या मसल फाइबर कंट्रैक्शन। ओके, अब यह कैल्शियम आयन किससे मिलेगा, ट्रोपोनिन सी से। वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन exposes the active binding site on the active binding site on the actin for the myosin। ओके, तो वहां जो दिया था कि one of the subunit of troponin C exposes the या unmasks the active binding site on actin for myosin। तो वह सब यूनिट कौन है, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी ही जो एक्टिन के बाइंडिंग
साइट को अनमास्क कर देता है। तुमको पढ़ा चुके थे कि ट्रोपोनिन की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वह ओवरलैप किसके द्वारा होती हैं? ट्रोपोनिन के द्वारा और ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। तो ट्रोपोनिन सी क्या करेगा कि वह जो बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देता है। अब उसी को हम आपको समझा रहे हैं। लिबरेट्स कैल्शियम आयन एंड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और यह कैल्शियम आयन जो है कैल्शियम आयन किससे बाइंड कर लेगा? ट्रोपोनिन सी से। कैल्शियम आयन interacts with calcium ion interacts with troponin C. ओके, यहाँ तक तो आप समझे। अब यहीं से बतला रहे हैं कि कैसे ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड होता है और किस तरह से वह एक्टिन पर उपस्थित एक्टिव बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करता है। ओके, तो यह इतने प्रोसेस के कारण अब यह जो ट्रोपोनिन का कंपोनेंट क्या है टीपीसी, ये अब किससे कंबाइन कर लेगा?
कंबाइंस किया, कंबाइंस विथ कैल्शियम आयन, और जैसे ट्रोपोनिन सी कंबाइंस करेगा कैल्शियम आयन से, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रोपोनिन प्रोटीन्स का कन्फर्मेशनल चेंजेज हो जाएगा। तो कंबाइंस विथ कैल्शियम आयन, रिजल्ट क्या हुआ? कन्फर्मेशनल चेंजेज in troponin प्रोटीन। और ट्रोपोनिन प्रोटीन के कन्फर्मेशनल चेंजेज मीन शेप में चेंज आएगा, जिसके कारण ट्रोपोनिन और ये क्या है, ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स जो है शिफ्ट्स अवे इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन से अलग हो जाएगा, जिसके कारण एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन क्या है, एक्सपोज हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन complex shifts away from its position and active binding site on actin becomes exposed यानी अनमास्क्ड। इसको डायग्राम से देखो। यही एफेक्टिन्स हैं, ये इसके एक्टिन बाइंडिंग साइट हैं। अब ये जो यहाँ इसको कवर किए हुए था, अब यह ट्रोपोमाइसिन अपने पोजीशन से क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। टीपीटी, टीपीआई और
टीपीसी, जो किसके साथ है? कैल्शियम आयन के साथ। तो देखो यह जो जहाँ से मायोसिन एक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, वही साइट क्या हुआ? एक्सपोज हो गया। एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन एक्सपोज्ड। अब तो समझ गए होंगे कि किस तरह से ट्रोपोनिन के कैल्शियम ट्रोपोनिन के टीपीसी कंपोनेंट से कंबाइन करता है, जिसके कारण एक्टिन की एफ एक्टिन की बाइंडिंग साइट जो है वह एक्सपोज हो जाती हैं। जो एनसीईआरटी में दिए हुए था, वन कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोनिन exposes the binding site of the actin। वह वन कंपोनेंट कौन है? टीपीसी। अब तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, जब यह एक्सपोज हो जाएगा, इससे अब कंबाइन कौन करेगा? मायोसिन हेड। अब उसी को आपको बतला रहे हैं। ये डायग्राम से शायद समझ गए होंगे ये किसका है? मायोसिन है। मायोसिन का ये क्या है? क्रॉस आर्म है।
यही इससे मिलके क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज बनाता है। पढ़ाए थे कि मायोसिन हेड खुद एक एटीपेज एंजाइम्स है, और मायोसिन हेड में क्या क्या रहते हैं, एटीपी और एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो अब देखो, जैसे एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड होती हैं, इस स्टिमुलस के कारण यह जो एटीपी है, अब ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे, और हाइड्रोलाइज्ड होकर के ये एडीपी प्लस पीआई में टूटेगी। साथ ही साथ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड hydrolyzed by the action of ATPase एंजाइम। और एटीपेज एंजाइम है क्या, तो जान ही रहे हो कि मायोसिन हेड रिप्रेजेंट्स द एटीपेज एंजाइम। तो अब नेक्स्ट स्टेज में देखो, अब यहाँ पर एटीपी क्या हो गया, एडीपी प्लस पीआई। अब जो मायोसिन हेड है, ये गेट्स एनर्जी बाय द कन्वर्जन ऑफ द एटीपी। myosin gets energy by hydrolysis of ATP। अब जब यह एनर्जेटिक हो गया, अब ये क्या है, मायोसिन एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है, उससे यह कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट का अर्थ क्या हुआ, लिंक कर जाएगा, यानी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखो,
अब जब यह एनर्जेटिक हो गया तो ये क्या हुआ, यही है एक्टिन एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो अब यह मायोसिन देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट से, एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन से इंटरएक्ट किया और यही क्या हुआ, क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज मीन्स कनेक्शन। और ये देखो ये किस पोजीशन पर है, 90 डिग्री। ये क्या हुआ, बेंट कर जाते हैं। और इसको और जरा इधर से बना दें। और ये देखो जो 90 डिग्री था इससे ये बेंट कितना पर कर गया है, 45 डिग्री। तो जब मायोसिन इधर बेंट करेगा तो एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, इधर की ओर खिसक जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा। इसको यहां से समझो फिर बतलावे। अभी जस्ट इसको पढ़ाए थे। ये क्या है, जेड लाइन। ये क्या है, मायोसिन, जो किस रीजन में है, ए बैंड में है। ये क्या है, एक्टिन है। ये क्या है, एक्टिन है। यही अब ध्यान दो कि ए बैंड में ये क्या है, मायोसिन। मायोसिन में ये क्या है, मायोसिन हेड, जो जान रहे हो उसी को क्रॉस आर्म कहते हैं। अब अगर मायोसिन हेड, यही अगर इसको आपको हम समझा मैं, यह मायोसिन हेड अगर ये 90 डिग्री से इधर 45 डिग्री की ओर मूव करेगा, एक्टिन क्या होगा, इधर खिसकेगा। और उसी तरह से इसकी हेड ये इससे 90 डिग्री से 45 की ओर बेंड करेगा, तो एक्टिन क्या होंगे, आगे की ओर मूव करेगा। यानी एक्टिन क्या होगा, ए बैंड की सेंटर की ओर मूव करेगा। ओके, समझ रहे हो। अब यहीं पर देखो, इसी के कारण समझा रहे हैं कि जैसे क्रॉस ब्रिज किया तो एक्टिन अटैच टू द जेड लाइन, एक्टिन अटैच टू द जेड लाइन move towards the center of the A band. यहां लिख रहे हैं एक्टिन attached to the Z line moves towards the center of A band. ओके, तो
अगर एक्टिन मूव करेगा तो एक्टिन से क्या जुटा हुआ है, जेड लाइन। तो जेड लाइन भी क्या, ये भी जेड लाइन सेंटर की ओर घिसाएगा और ये भी क्या होंगे, सेंटर की ओर पुल अप होंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट द जेड लाइन attached attached to the actin also pulls up towards the center of A band. ओके, यहां तक समझे। ठीक है, अब देखो जैसे जेड लाइन ए बैंड के सेंटर की ओर जाएगा तो ये एरिया तो तुम जान रहे हो कि दो जेड लाइन के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, जिसके कारण सार्कोमेयर क्या होगा, छोटा हो जाएगा एंड कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या हुआ, द छोटा हो गया। द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन ऑल्सो पुल्स अप टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। दैट इज क्या हुआ, मसल फाइबर contracted ओके। इसको डायग्राम से भी फिर समझ लो।
इस तरह से क्या देखे, सार्कोमेयर जो था वो क्या हो गया, गेट रिड्यूस, सार्कोमेयर गेट्स रिड्यूस्ड, और जिसके कारण क्या होगा, मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा। फिर से समझो, जैसे एक एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन एक्सपोज्ड हुआ तो मायोसिन हेड में जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया, जिससे एनर्जी रिलीज्ड हुआ। एनर्जी, मायोसिन गेट्स एनर्जी बाय हाइड्रोलाइज ऑफ एटीपी, और यह एनर्जेटिक जो मायोसिन हेड है, अब क्या किया, इट इंटरएक्ट्स with the actin, active binding site on the actin for myosin, ठीक है, and this energetic myosin head interacts with active binding site on actin and cross bridge यानी connection is formed। ओके, तो यहीं पर हम अभी छोड़ रहे हैं, टाइम हो गया, फिर इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। ओके, ओह, ये सब